तो नाज़रीन, आज हमारे साथ युवा नेता मौजूद हैं मुदस्सिर कौसर साहब। आपने इनके काफ़ी वीडियोस वायरल होते हुए देखेंगे, खास तौर से MK ऐप जो है लॉन्च कर रहे थे इलेक्शन से पहले। तो हमारे पास काफ़ी सवाल है इनके लिए और हमारे साथ एक वो शख्सियत मौजूद है। जनाब मेरा नाम अमान खान है। इनको आपने देखा होगा, इनके भी काफ़ी अच्छे वीडियोज़ हैं। मुदस्सिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भाई। बिना वक्त ज़ाया करे पहला सवाल आपसे कि आपने अपना MK ऐप लॉन्च करा था ठीक इलेक्शन से पहले। अब कुछ लोगों ने उसको ये देखा कि आपने खिदमत के लिए लॉन्च करा है, आपने उसका प्रमोशन भी काफ़ी करा था, लेकिन इलेक्शन से पहले ही क्यों? इससे एक चीज़ ये पोर्ट्रे होती है कि आपने शायद ये पॉलिटिकल एंगल देने के लिए इस ऐप को लॉन्च करा ताकि आपको एक फेवर मिल जाए, क्योंकि बीच में ये बात भी निकल कर आई थी कि आप निर्दलीय खड़े हो रहे हैं। इस पर ज़रा रोशनी डालिए। देखिए, मैं सबसे पहले तो जिन लोगों को ऐसा लगा कि ये मैंने किसी पॉलिटिकल बेनिफिट को लेके किया, तो वो कहना सही नहीं होगा, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला है तो मेरे अंदर एक पैशन है, एक जुनून है। मैंने अपने वालिद को देखा है, मैंने अपने दादा को देखा है, और मैंने अपने प्रॉफिट की बायोग्राफी पढ़ी है, और ख़ासतौर से मेरे मज़हब में, इस्लाम में खिदमत को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है जी। तो उसको लेके मेरा हमेशा से एक प्लान था, क्या करना है, कैसे करना है। और उसी वक्त मेरा जन्मदिन भी इत्तेफाक से कुछ महीनों पहले रहा, अगस्त में। तो मेरे जन्मदिन के टाइम पे हम लोग बैठे हुए थे, मंथन कर रहे थे कुछ 10-15 दिन पहले, तो यार क्या करें। तो वहां से हमें एक आइडिया मिला कि हमें ऐप बना सकते हैं। तो मैंने सोचा यार मेरे जन्मदिन पे मैं ऐसा क्या खास कर सकता हूँ जो एक मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा लगे। तो हमारे मिलने वाले हम सब लोग वहाँ पे मौजूद थे, तो उन लोगों ने मैंने उनसे मशवरा करा कि यार हम अपने जन्मदिन पर, मेरे जन्मदिन पर मैं चाहता हूँ कि हम जो ऐप का आइडिया हमने सोचा है उसको उसी दिन लॉन्च करें, ताकि वो चीज़ मेरे लिए कहने को मुझे सुकून हो कि मैंने अपने जन्मदिन पर कुछ अपने लोगों के लिए करने की कोशिश करी। लेकिन ये तो वही बात हो गई कि इलेक्शन से ठीक पहले ही क्यों? तो इसमें मेरा जन्मदिन इलेक्शन से पहले आता है, तो वो तो एक नेचुरल बात है कि मैं मेरा बर्थडे ही अगस्त में आता है, और इत्तेफाक से वो इलेक्शन से पहले आ गया। और वो आइडिया इतना एक्सक्लूसिव था, इतना नया था कि अभी तक कोई सोच नहीं पाया था। वो आइडिया भी हमारे पास एकदम आया था। तो अब उसके लिए हम इलेक्शन से तो हमने कुछ सोचा भी नहीं था कि क्या करना है, क्या नहीं करना, और इलेक्शन लड़ने का भी मेरा कोई इरादा ना था। लेकिन मेरे चाहने वाले, मेरे भाई, और यहाँ जो भोपाल की आवाम है, जो यहाँ के लोग हैं, उनकी मोहब्बत मुझे लेके ऐसी रही, उनकी चाहत मुझे लेके ऐसी रही कि उन्होंने ही मुझे हमेशा हर जगह आगे रह के ये कहा कि तुम्हें इलेक्शन लड़ाएंगे, तुम्हें इलेक्शन लड़ना है। लेकिन अब वो ऐप जो है उसके ताल्लुक से अब आगे का क्या प्लान है आपका? देखिए, तो थोड़ा बताइए, खिदमत में आपने ऐसा क्या करा, उस ऐप के थ्रू किस किस को बेनिफिट हुआ? देखिए, हमने खासतौर से उस ऐप को बनाया था लोगों की समस्या जानने के लिए सबसे पहले, क्योंकि सर्वेज आ चुके थे, और उस ऐप को बनाने का जो हमारा मकसद था वो ये था कि हम लोगों की समस्या जब तक जानेंगे नहीं, जब तक हम उस पर काम करने के लिए अपना प्लान बना नहीं पाएंगे। लेकिन उसके लिए CM हेल्पलाइन भी तो है, 198 पे कॉल करिए, 2 दिन में उसका निरीक्षण हो जाता है। देखिए, CM हेल्पलाइन है या जो भी हेल्पलाइन है, उस पर कितना काम हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, वो एक बात ठीक है। लेकिन जो मेरे लोग हैं, जो मुझे जानते हैं, जो मुझसे किसी चीज की उम्मीद रखते हैं, जो मुझसे बात कर सकते हैं, हर कोई CM से बात नहीं कर सकता। माना मैं बहुत छोटा इंसान हूं, लेकिन मैं उनकी आवाज को जो CM हो या जो भी जिम्मेदार ब्यूरोक्रेट्स हो, उन तक पहुंचाने का जरिया बनने के लिए मैंने उस ऐप को बनाया। और जो पर्सनली आपके पास लोग आते थे, जो पर्सनली आते हैं, वो इसीलिए ऐप को बनाया कि पर्सनली 100 लोग आ रहे हैं, तो ऐप के जरिए हजारों लोगों का काम हो सके, और हमारे पास एक डेटा क्रिएट हो सके कि जैसे कि अगर बिजली के बिलों की समस्या है तो हमें पता चल सके कि कितने लोग उससे पीड़ित हैं। तो हम उसको पूरा डेटा बना के बिजली के जो मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, जो भी जहां पे उस जगह का सॉल्यूशन है, वहां ले जाके उन्हें बता सके, उनकी आंखें खोल। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार के एडिशन के साथ आप उन लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं? नहीं, हम सरकार को ये बताते हैं और सरकार पे और अधिकारियों पे दबाव बनाते हैं कि इतने लोग परेशान हैं, आप उनका काम क्यों नहीं कर रहे हैं, या काम में ऐसी क्या दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से लोग परेशान है। सरकार का हाथ तो रहता है इसमें, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है। देखिए, सरकार का तो पूरा कंट्रीब्यूशन है। अगर आप मुझसे कहेंगे मैं आपको बिजली दूं, तो मैं कैसे दूंगा? मेरे पास तो बिजली है नहीं जी, सरकार की बिजली। लेकिन आप तक बिजली नहीं पहुंच रही है, वो आपका राइट है। वो सरकार या कोई अधिकारी आपको बिजली नहीं दे रहा है, तो मैं वहां जाके उनसे लड़ूंगा कि भाई वो एक नागरिक है, हिंदुस्तान का नागरिक है, उसको पूरा अधिकार है, वो आपको आपकी फीस दे रहा है, आपको बिजली का बिल दे रहा है, तो आप उसको बिजली क्यों नहीं दे रहा हो? इस बात की लड़ाई तो मैं लड़ूंगा। तो ये ऐप का जो मेरा मकसद है, वो लोगों की समस्याओं को जानकर, अगर मैं देख रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस है जो हमने सोचा नहीं था कि लोगों के फैमिली इश्यूज पे आ रहे हैं,
लोग डाइवोर्स के लिए बोल रहे हैं, किसी पे किसी तरह की परेशानी है उसके लिए बोल रहे हैं, लोग अपने घर के अंदर डिस्प्यूट है उसके बारे में हेल्प मांग रहे हैं। तो हमको भी इस ऐप के बनाने के बाद ये पता चला कि लोगों की एक्सपेक्टेशन तो बहुत ही हाई है। हम यहाँ पर सिर्फ सरकारी कामों से रिलेटेड मदद करने के लिए आए, मदद भी क्या कि हम उसको लेके एक प्रयास करेंगे कि अगर कोई अधिकारी या कहीं उनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो वो सुनवाई हो सके। लेकिन लोगों ने हमें इतने प्यार दिया और पता नहीं क्या एक उन्होंने इंपॉर्टेंस समझी कि वो अपने फैमिली, अपने पर्सनल, न जाने ऐसे ऐसे मैटर्स आए जो हमारे डिस्प्यूट्स भी आपके पास, हाँ, जो हमारी पहुंच से भी बाहर है, जिसकी वजह से हमने ऐप के अंदर भी बहुत चेंजेस करे, क्योंकि लोग इस तरह के प्रॉब्लम्स को ला रहे थे जो सिविल है। लेकिन मुझसे भाई अभी भी वो चीज कनेक्ट नहीं हो रही। पॉलिटिक्स के एंगल से लोगों ने इस चीज को क्यों देखा? देखिए, पॉलिटिक्स के एंगल से जिसने देखा वो पॉलिटिकल माइंड होगा इसलिए देखा, जिसका खिदमत का माइंड है उसने खिदमत के एंगल से देखा। न जाने मुझे कितने लोग मिलते हैं, मैं डेली कई लोगों से मिलता हूँ, हजारों लोगों से मेरा मिलना होता है महीने में, साल में। तो मैं देखता हूँ जो लोग मुझे जानते हैं, जिनका मैं काम करता हूँ, जो मुझे देखते हैं, तो वो मुझे कभी पॉलिटिकल नहीं बोलते हैं, बस ये कहते हैं बहुत अच्छा काम कर रहा हो, बहुत अच्छी खिदमत कर रहा हो। तो मतलब आप कह सकते हैं कि सिर्फ निजामी तौर पर आपने वो ऐप लॉन्च करी, खिदमत का आपने उसको नाम दिया, इत्तेफाकन वो उस चीज को लोगों ने पॉलिटिकल एंगल पे लाकर खड़ा कर दिया क्योंकि इलेक्शंस आने वाले थे। देखिए क्या होता है कि किसी भी फील्ड का कोई आदमी हो, अगर कोई डॉक्टर हो या कोई हीरो हो या किसी भी फील्ड से जब वो होता है तो इंसान उसको उसी से कनेक्ट करता है। अगर आज मैं कहीं चाय पीने भी जाता हूँ तो लोग कहते हैं पॉलिटिक्स की वजह से चाय पीना आया है। अच्छा, तो क्या मेरी चाय पीना भी पॉलिटिक्स का हिस्सा होती है? भैया जरा पर्सनल चीजें भी जरा दूर रखा करो। चाय पीना है इंसान, मैं अगर कहीं खड़ा होकर चाय पी रहा हूँ और अगर वहां पे कोई आदमी आता है और मुझसे कहता है आप नेतागिरी कर रहा हो, मैं कहूँ भाई मैंने क्या नेतागिरी करी? वो कहना आप यहाँ चाय पी रहा हो, पॉलिटिकल इवेंट है आपका, आप दिखा रहे हो। तो मेरे भाई मैं उनको क्या बोलूं? मैं उनको सलाम करता हूँ और मैं कहता हूँ भाई मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, हो सकता है मैं ही गलत हूँ। कुछ सवाल करेंगे आप? मतलब सर मेरा ये सवाल था आपसे कि जो आप अभी निर्दलीय खड़े हो रहे थे, फिर आप हो नहीं पाए, आपने अपना नाम वापस ले लिया निर्दलीय से, तो वो क्या रीजन रहे होंगे आपके? देखिए ये निर्दलीय का भी एक बड़ा अजीबोगरीब वाकया रहा। सही सवाल पूछा, बताओ। सही सवाल पूछा आपने। क्या होता है कि जब इंसान, जैसे भाई ने कहा, पॉलिटिक्स करता है, हालांकि मैं पॉलिटिकल आदमी, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मेरा माइंड पॉलिटिकल है। मैं बहुत मोहब्बती इंसान हूँ और मैं खिदमत के नज़रिए से हर चीज़ को देखता हूँ। लेकिन ये माहौल ऐसा बना कि शहर में जब इलेक्शन का माहौल हुआ तो लोगों के नाम चले तो सारे नेताओं के चाहने वालों में ये जज्बा, ये शौक होता है कि वो अपने लीडर को आगे आता हुआ देखें। ये चीज मैंने काफी ऑब्जर्व करी कि जिस नेता को जो लोग कह रहे थे, एक जो होता है फैन फेवरेट हम जिसको कहते हैं, वो नेता खड़ा हो रहा था। क्या वही सेम चीज आपके साथ भी हुई? नहीं, एक्चुअली क्या होता है, नेता होने का मतलब, एक जो होता है फैन फेवरेट हम जिसको कहते हैं, वो नेता खड़ा हो रहा था। क्या वही सेम चीज आपके साथ भी हुई? नहीं, एक्चुअली क्या होता है, नेता होने का मतलब ये नहीं होता कि जो आपके सपोर्टर्स कहें आप वो करो ब्लाइंडली। लेकिन वो तो हुआ, वो किया, जिसको जो करना है उसको उसकी फ्रीडम है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नेता होने का हक, या अगर आपको कहीं फैसले लेने का इख्तियार कोई दे रहा है तो उसका आपको ईमानदारी से हक अदा करना चाहिए। और उस टाइम पे मैंने देखा, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी से मेरे परिवार का गहरा नाता रहा है। उसके अलावा मेरे लीडर सुरेश पचौरी साहब और मेरे बड़े तमाम लोग, ये सब रहे। तो जब सबने, मतलब मुझे तो एक रात इतने फोन आए और मुझे पता चला कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो किसी ने मेरे मैसेज बना के उसको फ्लोट कर दिया कि मुदस्सिर कौसर भी निर्दलीय चुनाव में उतरेंगे। ये आपका स्टेटमेंट नहीं था, मेरा पर्सनल, आप कहीं से मुझे बता दीजिए कि मेरे पर्सनल हैंडल से, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, मैंने अपने पर्सनल हैंडल पे, सोशल मीडिया अकाउंट पे या कहीं भी मैंने पर्सनली क्लेम कर रहा हूँ कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। कहने का मतलब ये है कि ये एक हवा बना दी गई, आपका ये बात नहीं कही गई। ये मेरे चाहने वालों, मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझसे कहते हैं आप चुनाव लड़ो, हम लड़ाएंगे, तो मैं कहता हूँ आप दुआ करिए, आप अल्लाह ताला आप साथ रहेंगे तो सब मुमकिन। लेकिन आपके यहाँ तो एक मीटिंग भी हुई थी जिसके अंदर बड़े बड़े नेता भी आए थे। जिस वक्त आपकी निर्दलीय वाली बात जो वायरल हुई थी, शायद उसके 1-2 दिन बाद आपके नेता भी आए थे, ऐसी भी खबर है। नेता भी आए और मेरे सपोर्टर्स भी आए, क्योंकि सपोर्टर्स का ये कहना था कुछ भी हो आपको लड़ना है। ओके, तो उस पे हर तरह से दबाव था, दोनों तरफ से। और वो नेता इसलिए आए क्योंकि वो
मेरे बड़े थे, हम सबके बड़े थे, तो वो भी इसलिए आए कि क्या सही है क्या गलत, मैंने उनसे ही मशवरा करा। और ऑब्वियसली बात है, बड़ों के बिना मुझे ऐसा लगता है छोटे कितने भी समझदार हों, लेकिन जो एक्सपीरियंस होता है बड़ों का ही होता है। जी। तो उस टाइम हम वहाँ बैठे और हमारे जो लोग थे जो जिद कर रहे थे, जो चाहते थे, वो भी बैठे, उनको समझाया गया, तो कहीं ना कहीं बात समझ में आई और उसका यही परिणाम रहा कि जो हमारी आइडियोलॉजी थी, जिसका हमको सपोर्ट करना था, जिसका हमें साथ देना था, हमने दिया। तो इसमें किसी तरह का ऐसा कोई मैं कहूँ कि हमारा इरादा बहुत मैंने पर्सनली क्लेम करा हो, मैंने बातें करी हो, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ आज भी लोग मुझसे कहते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ रहेंगे और आपका स्टैंड हमारा स्टैंड। चलिए इसी से रिलेटेड आपके फ्यूचर से बात कर लेते हैं। अब ये युवा नेता मुदस्सिर कौसर जिन्होंने कहा कि मैं ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था, मेरे लोगों ने मुझे खड़ा करने की बात करी थी, आगे भी वही करेंगे। तो आप अपना पूरा फ्यूचर उनके ऊपर ही कह रहे हैं कि वो जो डिसाइड करेंगे वही आप आज अगर मेरे अंदर थोड़ी भी ताकत जी। है, मेरे अंदर थोड़ी भी स्ट्रेंथ है, मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं लोगों की। लेकिन अभी आपने मुझसे कहा था कि अगर कोई नेता अपने लोगों की बात सुनकर कोई चीज करता है तो वो अपनी जगह सही नहीं है। अभी आपने शुरू में ही मैंने कहा था कि फैसले जो होते हैं वो हिकमत के होते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, मैंने उनको समझाया और वो समझे। अगर वो नहीं समझते तो परिणाम दूसरे होते हैं, मतलब आप खड़े हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है। तो बाकी जो लोग खड़े हुए थे उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये हमारे क्योंकि बात तो है, जो सबसे ज्यादा अगर कहीं मिक्सअप होने की बात करी गई पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, अगर सबसे कंट्रोवर्शियल कोई सीट रही थी तो सबको पता है कि उत्तर भोपाल की थी। नहीं, ये कहना गलत है, क्योंकि मध्य प्रदेश में हम हर सीट पे सब लोग ये क्लेम करते हैं कि सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल हमारी है, क्योंकि उनको उन्हीं की नजर आ रही होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा संविधान हमको इजाजत देता है, यहाँ पे हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हमारी फ्रीडम ऑफ वॉइस है, हम फ्रीडम ऑफ एक्शन हमारे पास है। तो जब संविधान हमें इजाजत देता है तो जिसको जो करना था उसने वो करा। तो मतलब जो बाकी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स उतरे थे उन्होंने अपनी जगह खड़े होकर सही काम करा। देखिए सही करा गलत करा इसका फैसला करने वाला मैं कौन होता हूँ? मैं आपको अगर मैं युवा जज तो नहीं हूँ ना जी, मैं युवा नेता हूँ, और मैं तो अपने आप को नेता भी नहीं, मैं तो युवा सेवक, एक युवा खादिम कहता हूँ। तो जिसने क्या करा क्या नहीं करा ये तो आवाम फैसला करती है, जनता फैसला करती है। आप जनता से पूछिए, ये तो आपको लोग बताएंगे कि जनता ने तो फैसला कर दिया। नहीं देखिए, जनता ने तो फैसला करा, लेकिन सही करा गलत करा तो जनता बताएगी ना किसने क्या करा। जीता तो एक है, 10 हारते हैं। आज कहीं भी चुनाव होते हैं 10 लोग लड़ते हैं, बीजेपी कांग्रेस भी लड़ती है, तो एक जीतती है एक हारती है। लेकिन अभी आप जो सवाल कर रहे हैं वो सही गलत का कर रहे हैं, जीत हार का नहीं कर रहे हैं। मैं इसलिए एक चीज पूछना चाह रहा था आपसे, क्योंकि आप युवा नेता हैं, आपने काफी चीजें परखी होंगी, जैसा आपने मुझसे कहा कि आपके बड़ों से आपने काफी चीजें सीखी। बिल्कुल। तो यही सेम चीज उन नेताओं ने क्यों नहीं करी? देखिए सबका अपना नजरिया होता है, सबकी अपनी सोच होती है, सबका अपना एक स्टाइल होता है, एक एटीट्यूड होता है, और सबकी अपनी प्लानिंग होती है, सबका अपना विजन होता है। सबको अपने हिसाब से मालिक ने बनाई ऐसा है, डाइवर्स रखा है, सबको विभिन्न तरीकों से सोचने का एक ही काम होता है, सब अलग अलग अंदाज से करते हैं। तो इसमें मेरे कहने और नहीं कहने से, अगर मेरे कहने से कोई फर्क पड़ रहा होता तो मैं जरूर कहता, लेकिन मुझे लगता है मेरे कहने से और नहीं कहने से इस बात में कोई भी रत्ती बराबर फर्क ना होगा ना पड़ेगा। तो ये तो जनता, अगर आपके पास वो पावर होती कि आप इन डिसीजंस को चेंज कर सकते तो आप करते? बिल्कुल करता, 1000% करता। और मैं तो चाहता हूँ आप मुझे वो पावर दिलाएं, तो फिर आप देखें कैसे फैसले होते हैं। तो मतलब फ्यूचर में आप लड़ने को तैयार है? देखिए जिंदगी तो हर रोज की जंग है, सिर्फ चुनाव एक जंग नहीं है जी। आपको रोजगार के लिए भी लड़ना है। आज मैं देखता हूँ मेरे जैसे कई बेरोजगार युवा हैं जो अपने रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, वो भी एक लड़ाई है। तो लड़ाई तो आपको लड़ना है, हर कदम पे लड़ना है। कोई सवाल? भाई आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो आप फ्यूचर में विधायक के साथ काम करना चाहते हैं या इंडिपेंडेंट काम करना चाहते हैं? देखिए जो हमारे लोगों के लिए बेहतर हो सकता है, अगर मैं देखूंगा कि हमारे लोगों के लिए बेहतर साथ में हो रहा है, साथ करेंगे। बेहतरी किसमें है, अच्छा हमारे लोगों का विकास किसमें, उन्नति किसमें, किस तरीके से हम लोगों तक सुविधाएं और कल्याणकारी नीति उन तक पहुंचा सकते हैं, वो देखेंगे। बेनिफिट ऑफ पीपल कैसे हो सकता है वो हमें देखना है, वो जिस तरह से होगा मैं उस तरह करूंगा। मतलब सीधा सीधा ये कहना है कि मैं जनता के लिए काम करूंगा। सीधी बात है, लोगों के लिए काम होना चाहिए, यूनिटी के लिए काम होना चाहिए, एकता के लिए काम होना चाहिए, खासतौर से युवाओं के रोजगार के लिए काम होना चाहिए। आज युवा बहुत परेशान है, सुसाइड कर रहा है, मजबूर है, त्रस्त है। आज बहुत सारे इश्यूज को युवा हो, हमारी बहनें हो, उनकी सिक्योरिटी है, लोगों की समस्याएं हैं, डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है। आज बहुत मैं समझता हूँ मानसिक तौर पे जो एक डिप्रेशन का कॉज है वो सरकार की गलत नीतियां।
विधायकों के गलत फैसलों की वजह से। तो वो सब भी नोटिस करना जरूरी है। और आज चाहे वो हमारा भाई हो या बहन हो, उनके दिल दिमाग में क्या तकलीफें हैं, उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, उसके बारे में अगर किसी भी लीडर को नहीं पता है तो मैं समझता हूँ उसको ये बात समझ में आना चाहिए। और यही मेरा प्रयास है हमेशा कि मैं लोगों की आंखें खोलने का काम करना चाहता हूँ। अब आप इस चीज को MK ऐप को, जो आपने शुरू से अपनी चीज को आगे रखा इलेक्शन से पहले, अब आपका फ्यूचर उससे रिलेटेड कैसा रहेगा? देखिए, हमारा फ्यूचर तो हमने जो सोचा था कि हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे और हमारे लीडर्स होंगे। और इवन मेरी कमलनाथ जी से, सुरेश पचौरी साहब से बात हुई, मैंने उनको अपना विजन बताया इसी मोटिव पे कि मैं एजुकेशन में काम करना चाहता हूँ, मैं अपलिफ्टमेंट में काम करना चाहता हूँ, मैं डेवलपमेंट पे काम करना चाहता हूँ। जो हमारे यूथ हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारे युवा हैं, जो अच्छे एजुकेशन में कर रहे हैं मगर फाइनेंशियली वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, उन्होंने मुझे कहा हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम हर तरीके से तुमको सपोर्ट करेंगे। तो मेरा जो प्लान था, जो मेरी चीज़ें थी, और खासतौर से मैं आपकी इस वीडियो के माध्यम से ये क्लियर करना चाहता हूँ कि MK ऐप पर्सनल इश्यूज के लिए नहीं है। आपकी फैमिली डिस्प्यूट है, आपकी फैमिली प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली मैटर्स हैं, आपकी ऐसी कौन सा षड्यंत्र रहा जिसकी वजह से कांग्रेस की इतनी जबरदस्त लहर होने के बाद भारतीय जनता पार्टी आंखों के सामने क्या ऐसा खेल खेला कि हम आंखें खोल के भी नहीं देख सके। लेकिन यहाँ पर जनता ने जो चीज देखी वो उनको बेनिफिट लगा होगा, जैसे लाडली बहना योजना हुई। इसके अलावा बीजेपी के और भी ज्यादा मोटिव्स थे, लोगों को वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगे rather than द कांग्रेस पार्टी। हो सकता है उसकी वजह से भी सरकार आ गई हो, जरूरी थोड़ी कि हर जगह धांधली हुई हो। देखिए, आज आप चाहे भोपाल हो या मध्य प्रदेश हो या देश के कहीं भी हिस्से हो, राज्य में आप जाके देखेंगे, लोग महंगाई से त्रस्त हैं साहब। लेकिन उसी चीज को अगर आप दूसरे नजरिए से देखें, कुछ लोग ऐसे हैं जो डाई हार्ड बीजेपी फैंस हैं। देखिए, कुछ लोगों से चुनाव जीता नहीं जाता, चुनाव जीता जाता है। कुछ लोगों से मेरी मुराद 60% से ज्यादा नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं? तमाम रिजल्ट हमारे सामने, रिजल्ट ही तो मैं कह रहा हूँ धांधला ही हुई है, फ्रॉड हुआ। लेकिन लगभग 100 सीट से ज्यादा लोग जीते हुए। तो यही तो 161 और 66 मैं तो क्लेम कर रहा हूँ ना, ये भारतीय जनता पार्टी का छल कपट तंत्र मंत्र पता नहीं क्या है, किस तरह से इन्होंने क्या सेटिंग करी है जो हम पकड़ ही नहीं पा रहे। और जो पिछले कई सालों से चुनाव हो रहे हैं, जहाँ पर बीजेपी आई भी है, गई भी है। यही बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो पिछले कई सालों से चुनाव हो रहे हैं, वहां जनता ने किया नहीं किया और मुझे नहीं पता, लेकिन उन सब पिछले कई सालों का जो जनता ने इनका राज देखा, जो रावण राज देखा, उससे त्रस्त होगी तो जनता ने मन बनाया था इनको हटाने का। लेकिन फिर जब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चेंज आया तो हो सकता है वही रावण राज कांग्रेस के टाइम पे देखा हो। नहीं, देखिए मैं बताऊं आपको, पूरे सर्वेज जो आप कह रहे हैं जी, सर्वेज हमें क्या बता रहे थे? पूरे सर्वेज कह रहे थे कि कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। सर्वेज की वीडियोस भी काफी वायरल हुई, जो कहा था कि फेक रिजल्ट्स हम दिखाएंगे। नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं वो वीडियो भी फेक है? नहीं है, ये वीडियो से बात नहीं होती, बात है सर्वे की। ये जो सर्वे हमें दिखाया गया, जो माहौल, जो प्रदेश के अंदर, देश के अंदर माहौल है, आज भी आप देखिए 110 रुपए का पेट्रोल डलाते हैं आप, तो आपके दिल में क्या होता है? वाह मोदी जी वाह होता है, या वाह शिवराज वाह होता है? सिर्फ 1200 रुपए दे देने से आप लाडली बहन को 1200 देते हो और उसके लाडले मियाँ से आप 10,000 5,000 वसूल लेते हो, तो ये क्या है? ये फ्रॉड है। ये बहना को भी बेवकूफ बना रहा हो। उसी बहना का मियाँ है, वो कमा के ला रहा है मोटी कमाई, और आप उस पर 10,000 रुपए उसकी तनख्वाह है, आपने 1200 बहन को दी और 5,000 रुपए आपने उससे वसूल लिए टैक्स के जरिए। सिलेंडर 1200 का, दाल महंगा, आटा महंगा, चावल महंगा। जैसे आपने मुझे बताया कि हर जनता वही चाहती है कि उसका लीडर आगे बढ़े, तो यहाँ पे जनता ने वही चाहा ना कि हमारा लीडर आगे बढ़े। जिस तरीके से वोटिंग्स में भी इतना ज्यादा फर्क है, 20,000 36,000 1 लाख वोट से लोग जीते हैं वहां पे, फिर वही तो बात आ रही है। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये फ्रॉड हुआ है, इसी को तो जानना है, हमें लगे हैं इसी पे। मैं कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर से कहना चाहता हूँ कि किसी भी तरह कुछ ऐसा करें कि ईवीएम चेक करें, या कहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स के जरिए, या कहाँ पे बीजेपी कामयाब हो रही है। कहाँ चेक करेंगे आप? 3 जगहों पे तो सरकार जा चुकी है। वो तो देखिए, सरकार जाए ना जाए बात नहीं चल रही, बात चल रही है चुनाव की प्रक्रिया पे, चुनाव किस तरह से हो रहे हैं और कहाँ पे फेलियर हो रहा है, जहाँ पे बीजेपी फायदा उठा रही है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो उसका रूट कॉज क्या है? हो सकता है मशीन हैक हो रही है, बिल्कुल हो सकता है, चांसेस हाई हैं। आप और भी उसके अलावा कई चांसेस। लेकिन वही बात है, जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हो भी सकता है कि जनता ने वाकई में बीजेपी सरकार को तहे दिल से चुना। ऐसा हो ही नहीं सकता सर। लेकिन जनता अपने आराम को पसंद करती है, अपने सुकून को पसंद करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ये सब कहाँ मिलता है? बेरोजगारी मिलती है, महंगाई मिलती है, इज्जत तार की जाती है, नारी सम्मान की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लीडर उनकी इज्जतों को लूटते हैं।
शिक्षा मिलती नहीं, स्वास्थ्य सेवाएं निल है, हालात तब से बदतर है, हवा खराब, पोल्यूशन, सड़कें खराब, गड्ढे, हर चीज आप देखिए ना, त्राही त्राही है। कांग्रेस की सरकार में भी तो ये चीजें रही हैं। आप मुझे बताइए कांग्रेस की सरकार 18 सालों में कहां काम कर पाई है? आप एक बार मौका तो दीजिए, इसी की तो लड़ाई है। एक बार 5 साल कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो आप देखिए मध्य प्रदेश या देश कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज होगा। देखिए मुदस्सिर भाई, ये जो आप बोल रहे हैं कि बीजेपी के कोई से भी मुद्दे चलते नहीं है, तो ये किस मुद्दों में चुनाव जीतती है और किस मुद्दों को आगे रखती है? देखिए मोदी जी और मामा जी, ये लोग जो मुद्दे हैं इनके वो हैं कि बेवकूफ बनाओ और सरकार चलाओ, ये वादे करते हैं। इससे पहले आपने देखा था मोदी जी ने कहा था 60 दिन दे दीजिए, फिर कहा 5 साल दे दीजिए, फिर कहा 3 महीने दे दीजिए, अब कह रहा है कि 2024 से 2029 एक सरकार और दे दीजिए। तो मध्य प्रदेश की जनता बेवकूफ है? जनता बेवकूफ नहीं है, जनता भोली है, अच्छा। जनता मासूम है, जनता जज्बाती है, जनता बहुत समझदार है। बेवकूफ ये नेता है जो जनता के मासूमी के साथ खेल रहा है। जिस दिन जनता को गुस्सा आ गया और जनता ने पहचान लिया और पहचान चुकी है कि ये हमारे मासूमियत का फायदा उठा रहा है, उस दिन आप देखिएगा इनको, मुझे लगता है कि अपनी जमानत के लिए पूरी पूरी की भारतीय जनता पार्टी परेशान रहेगी। लेकिन मुदस्सिर भाई, बात तो वही हो गई ना, अब इन सब चीजों के लिए 5 साल फिर वेट करना। देखिए ये तो प्रकृति का नियम है, हर चीज के लिए वेट तो करना पड़ता है। तो नाजरीन, हमारे साथ है मुदस्सिर कौसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त दिया। और वैसा रमान साहब भी मौजूद है। और ये एक बस चलते फिरते कॉन्वर्सेशन हमारी हो गई। हमारा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि हम ये सब बातें करेंगे, लेकिन अब बात करनी थी तो हमने फाइनली कर ही ली है। और असल मोटिव हमारे इस कॉन्वर्सेशन का ये था कि जितनी भी चीजें चुनाव से पहले और चुनाव के दरमियान खड़ी हुई थी, खास तौर से मुदस्सिर कौसर साहब के लिए, तो पर्सनली क्लियर होनी चाहिए और लोगों तक उनकी जो MKF वाली बात है, खास तौर से खिदमत को लेके, उस चीज की क्लैरिटी लोगों के दिमाग में बिल्कुल होनी चाहिए। और भाई ने हमें बताया कि पर्सनल इश्यूज को लेकर अपनी प्रॉब्लम्स नहीं लेकर आए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये जो ऐप है इससे आप जो सरकार से परेशान है, जो जो आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके सॉल्यूशंस को ही निकालने के लिए इस ऐप को लॉन्च करा गया। वो भी सर्वे, मतलब एक डेटा इकट्ठा होगा, डेटा इकट्ठा होगा, और आप ये चीज ना समझे कि फौरन आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल आएगा। वक्त लगेगा, पूरा ट्राई करा जाएगा जल्द से जल्द करने के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आज थैंक यू सो मच मुदस्सिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोगों का शुक्रिया, आपने नाचीज को अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू। हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, मिलते हैं अगली बार। चलिए।